गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे अपने होम साइंस प्लेटफॉर्म पर। आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 2। सारे लेक्चर एक क्रम वाइज पढ़ते जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन मिलते हैं। 30 या फिर 20-25 क्वेश्चन तो यहाँ से ले ही लिए जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पोषणात्मक आहार के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसमें देखिए अनेक प्रकार के डिजीज के बारे में भी बताया गया है, तरह तरह के उससे संबंधित रोगों के बारे में भी बताया गया है। अल्प आहार, अत्यधिक आहार, उच्च कुपोषण, अल्प कुपोषण, तरलता में परिवर्तन, इसके साथ ही हमें आहार के प्रकार भी जाने, है ना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें डाल रखा है इस चैप्टर में। तो आशा करती हूँ कि कोई भी लेक्चर आप छोड़ेंगे नहीं, जो आपके किसी भी होम साइंस की तैयारी के लिए बहुत ही फायदा रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। और देखिए मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी नोट कराती चलती हूँ। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका आपको सही वे में समझ में आए तो प्लीज फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब इसे करिए। आइए देखते हैं कि क्या देखना है। आहार के प्रकार हम समझ लिए थे। आहार के प्रकार में क्या जाने थे कि किस प्रकार से आहार आयु के अनुसार बनाते हैं, अर्थात जो हमारा जीवन चक्र है ना, जो जीवन चक्र है, जो ये साइकिल चक्र चलता है, नवजात शिशु से लेके जन्म हुआ, फिर शैशवावस्था या बाल्यावस्था या उत्तर बाल्या, पूर्व बाल्या, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे जो चक्र ये चलता है ना, जीवन चक्र, इसके अनुसार हमने आयु के अनुसार अपने भोज्य पदार्थों को जाना। और किन भोज्य पदार्थों को? जो कि पोषणात्मक तत्व को देता है, जो पोषक तत्व हमारे शरीर को प्रदान करता है, इसके अनुसार जाना। इस प्रकार हमने जेंडर के बारे में भी जाना, किस प्रकार से महिला और पुरुष के लिए, एक लड़के और लड़की के लिए किस प्रकार से आहार को हम अलग तरीके से बांट सकते हैं, इसे हम जाने। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि शारीरिक अवस्था के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, इतनी बड़ी संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो क्या कहीं आपको एक जैसा शरीर मिलता है? आप सेम टू सेम कॉपी अपना पाते हैं? कहीं नहीं पाते हैं। तो इसीलिए शारीरिक अवस्था के अनुसार भी हम उनके बनावट या फिर उनके खान पान, उनके तौर तरीके के अनुसार वो उसमें भी हम पोषणात्मक तत्वों को जाने कि किस प्रकार से बांटा जाता है, तथा इसके अनुसार हमने रोजगार भी जाना, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग, तरह तरह के रोजगार, भले ही हर कोई टीचर है लेकिन उनके पढ़ाने का सिस्टम अलग रहेगा, भले ही कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनके बैठने का तरीका अलग रहेगा, उनके चेकअप करने का तरीका रहेगा, उनके रोगी को संभालने का तरीका अलग रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने अनेक प्रकार के रोजगार के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि जो ये मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए कैसे पोषणात्मक आहार बनाना चाहिए यदि वो किसी रोग से ग्रसित है ना। तो आइए देखते हैं, इन चीजों को हमने जाना। इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या देखे थे। देखिए सुपाच्य चीज हम देख लिए थे, है ना, कि तरलता में परिवर्तन, इसके साथ हम देखे थे। यहाँ पे तरलता में परिवर्तन देखे थे। और तरलता में परिवर्तन का मतलब क्या होता है ना, देखिए क्या होता है कि किसी रोग से यदि आप ज्यादा टाइम से ग्रसित हैं, तो देखिए कोई ना कोई फंक्शन तो आपके शरीर के अंदर खराब होगा। और देखिए यहाँ पे दे दिया है कि पोस्ट ऑपरेटिव रोगी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विरोगी के लिए, जैसे अल्सर। अब अल्सर में आप जानते हैं ना कि बार बार उल्टी होना, दस्त होना, है ना। तो इन चीजों के होने से क्या होगा, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ये आसान तरीका है, डिहाइड्रेशन जैसे बोलते हैं, डिहाइड्रेशन होगा, जिसके लिए आपके क्या कहा जा रहा है कि तरलता में परिवर्तन, है ना। तो नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक, इन चीजों को सही वे में समझाने का कोशिश किया है, जिसे हम नरम आहार तथा नरम परंतु ठोस पदार्थ। अब मान लीजिए दाल, दलिया, खिचड़ी, ये सब क्या है, ये सब नरम परंतु क्या है, ठोस भोजन है, हल्का है। आप देखते हैं ना कि कोई भी क्या होता है, वो क्या कहते हैं, किसी का ऑपरेशन हुआ रहता है, मान लीजिए गर्भावस्था में
सीजर बाई सीजर अगर बेबी जन्म लिया है तो देखते हैं ना, एक दिन बाद, एक दिन तक तो उन्हें ग्लूकोज वगैरह से ही दिया जाएगा, दूसरे दिन से क्या दिया जाता है, दलिया है, पतली खिचड़ी बोली जाती है, दाल का सूप दिया जाता है, तरह तरह के सूप, फ्रूट सूप दिए जाते हैं, है ना। तो इन चीजों को दिए, तो उन्हीं बातों को यहाँ पे हम समझे थे। अब आइए आगे देखते हैं कि हमें क्या जानना है ना, क्या पढ़ना है। इन चीजों को हम देख लिए थे। देखिए, खिचड़ी, दलिया इत्यादि इन दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों से अपाचन, पेट के फूलने, उबकाई, ऐंठन अथवा किसी जठरांत समस्या का खतरा कम से कम हो जाता है। कम से कम हो जाता है किसके कारण? यदि देखिए आप अल्सर रोग से पीड़ित है, देखिए अल्सर रहे, हैजा रहे, मैं तो कहूंगी, क्योंकि इन सब में यही चीजें दी जाती है। अल्सर, हैजा, हाँ, या फिर पाचन विकार है, कब्ज। मैं अपने तरफ से आपको ये बता रही हूँ, शायद ये सही होता है ना। देखिए, कब्ज के रोगी के लिए भी आप देते हैं। अब कब्ज में देखते हैं ना क्या होता है, बार बार आप शौच जाएंगे, है ना। अब आपको नहीं कह रहे हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए जो इससे ग्रसित है ना, आप अपने आसपास सुने होंगे, अपने घर में ही स्वयं देखे होंगे कि कब्ज रोगी अगर है ना, तो उनको ऐसे हल्का सुपाच्य दलिया है, खिचड़ी है, हरी ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रूट है, जो ताजे हैं उनके सूप दीजिए, उनके जूस दीजिए, है ना। तो इन चीजों को दीजिए तो वो क्या होगी, किससे दूर रहेंगे, अपाचन से, अर्थात ये पाचन की क्रिया उनकी होने लगेगी, जो भी इनमें है। और इन सब में देखिए, अल्सर और हैजा में क्या होता है, पचता नहीं है, बार बार बच्चा उल्टी कर देता है, और उल्टी करने से उसे पोषक तत्व ना मिलता है, जबकि इसके साथ ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से ग्रसित होता जाता है, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि जल की कमी, जल की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो इन चीजों से आप दूर रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं हमें क्या पढ़। अब देखिए, उन्हीं चीजों से वो दूर हो जाएंगे, पेट के फूलने, अर्थात जब कब्ज है ना, तो जो भी कुछ खाएंगे पाचन होगा नहीं, तो पेट फूला फूला उन्हें लगेगा। आप थोड़ा बहुत ध्यान दे के देखिए, ऐसे लोग बोलते हैं कि अभी पचा नहीं, पेट बहुत फूला फूला लगेगा, है ना, पेट पे ही हाथ घुमाते रह जाएंगे। अब देखिए, उबकाई आती है ना। कोई भी खाना दीजिए उन्हें, उसमें स्वाद नहीं लगेगा। स्वाद कैसे लगेगा, भला जब कोई किसी चीज से ग्रसित है, अब अल्सर हो गया, हैजा हो गया, पाचन विकार है उनके अंदर, कब्ज से ग्रसित है, तो उन्हें कोई भोज्य पदार्थ अच्छा है, जब पाचन होगा नहीं तो उबकाई आएगा, ऐठन, ऐठन मतलब शरीर में दर्द रहेगा। जब पाचन हो ही नहीं रहा है तो पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं, पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो आपके शरीर को क्या रहेगा, एनर्जी फुल नहीं लगेंगे, और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो ऐठन तो होगा ही, शरीर में दर्द उसी बात को बता रहा है। किसी जठरांत समस्या का खतरा कम से कम होती है, अर्थात जठरांत का मतलब यही है, पाचन विकार की खतरा कम होगी। और कैसे होगी, जब इन चीजों को आप मेंशन करेंगे उनके खाने में, है ना। अब आइए आगे देखते हैं कि तैयार मृदु आहार, इसे क्या कह रहा है। देखिए, तैयार मृदु आहार, है ना। इस संदर्भ में हम बड़ी उम्र समूह के सामान्य प्रौढ़ों के लिए भी कुछ संशोधन कर सकते हैं, है ना। जो जो क्या है, वयस्क लोग हैं, वयस्क लोगों का मतलब समझ लीजिए कि जो वही, ऐसे मान लीजिए कि 35 वर्ष से लेके जो 45-50 तक है ना, तो उनके लिए मान लीजिए, वयस्क उन्हीं लोगों के लिए बोला कि कुछ संशोधन कर सकते हैं। यह तैयार में यदि यदि मान लीजिए हमने ऊपर जो भी पढ़ा है, किसके लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं बता रहा है, खैर अपने डाइट में इसे प्रयोग करिए, सामान्य व्यक्ति भी इसे अपने डाइट में प्रयोग करे ना, तो बहुत फायदा है ना। हम ध्यान तो देते ही नहीं अपने लिए, लेकिन ये किसके लिए कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है, तो उसके लिए तैयार मृदु आहार किस प्रकार से बनानी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, भी कुछ संशोधन कर सकते हैं। यह तैयार मृदु आहार कहलाता है, जिसमें वृद्ध जनों के लिए नरम, कुचला
नरम कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन होता है। शोरबा युक्त भोजन मतलब अब मान लीजिए जैसे वही मुरब्बा हो गया, है ना, सेव का मुरब्बा हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, जो ये वयस्क लोग हैं ना, अगर किसी रोग से ग्रसित हैं तो इन चीजों को दीजिए, उनके लिए फायदेमंद है। रेशे वाले भी हैं, क्यों? क्योंकि देखिए कब्ज में तो रेशा ही बहुत आवश्यक होता है। रेशे वाली सब्जियां, रेशे वाले फल, अब अमरूद हो गया, संतरा हो गया, सेव भी है, लेकिन सेव में थोड़ा हल्का पाया जाएगा, लेकिन ये सब देखिए रिच सोर्स है किसके, फाइबर युक्त। आपका जो ऑरेंज है, ऑरेंज का एक देखिए ग्रीन वैरायटी आती है, उसे बोलते हैं मौसमी बोलते हैं, अनानास है, ये सब देखिए खाने पे खुद हमें महसूस होता है ना कि इसमें रेशे हैं, तो ये कब्ज के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ये जान लीजिए। तो उसी बात को कह रहा है कि ये तैयार मृदु आहार कहता है जिसमें वृद्ध जनों के लिए नरम कुचला, मान लीजिए कोई साग सब्जी बन रही है तो नरम कुचला हुआ हो शोरबा युक्त भोजन, जिनको चबाने में आसानी होती है ना। अब ये मुरब्बे वगैरह तो देखते हैं ना गल के कितने सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जिनको चबाने में उन्हें क्या होती है, आसानी होती है। दूसरी ओर मृदु आहार उपचार के अनुसार एक आहारी संशोधन होता है एक आहारी संशोधन होता है। अब मान लीजिए उपचार के लिए बोल रहा है कि दूसरी तरफ उपचार के लिए, अब ये कह दिया कि सामान्य लोग भी खा सकते हैं, ऐसे ध्यान दे सकते हैं, तो इन चीजों से दूर रहेंगे। अल्सर है, हैजा है, पाचन शक्ति से, डिहाइड्रेशन से, कब्ज से, इन चीजों से आप दूर रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर बोल रहा है कि मृदु आहार उपचार के अनुसार एक आहारी संशोधन है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर रोगी है तो उसके आहार में यही मेंशन ही किया जाएगा। और कौन मेंशन करेगा? जो पोषण डाइटिशियन है ना, तो वो करेंगे। यह पूर्णतया नरम होता है? यह पूर्ण रूप से क्या होता है, नरम होता है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, वही दलिया हुआ या फिर खिचड़ी हुआ, साबूदाने का खिचड़ी ले लीजिए, फिर चाहे उसको स्वीट में बनाइए या फिर साल्ट में बनाइए, है ना। तो यही समझिए, यही समझने की कोशिश करिए। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो इन चीजों को ना समझ पाए कि तैयार मृदु आखिर कहते किसे हैं, तो देखिए इन्हीं चीजों को कहा जाता है। और यह केवल साधारण या आसानी से पचाने वाला भोजन होता है जिसमें कठोर रेशे, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, अर्थात इन चीजों को मेंशन नहीं किया जाता है। अब जो मैं बताई हूँ, मान लीजिए सूजी का हलवा हो गया, आटे का हलवा हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए शोरबा मुरब्बा हो गया, तरह तरह के फलों का मुरब्बा बनता है। अब आंवला हो गया, सेव हो गया, ये क्या हम बोलते हैं, वो बेल हो गया, इसके भी मुरब्बे आते हैं, है ना, बेर के भी मुरब्बे आते हैं। तो इन चीजों के मुरब्बे ये सॉफ्ट होते हैं, ये खाने में क्या होंगे, पोषक तत्व तो दे देंगे ही, प्लस रेसे भी देंगे हल्के फुल्के, और प्लस उसके साथ क्या देंगे, आपके रोग को दूर करेंगे। लेकिन देखिए वो दलिया लेते हैं, खिचड़ी लेते हैं, तो क्या उसमें नमक होता है? नहीं होता है। क्या उसमें वसा होता है? नहीं होता है। रेशे बहुत ज्यादा होते हैं? नहीं होते हैं, है ना। मसाले भी नहीं हम डालते, हम स्वयं के अपने घर में भी बनाते हैं तो नहीं डालते, इन चीजों का नहीं प्रयोग नहीं करते ना। तो उसी बात को कहा जा रहा है कि जिसका कठोर रेशे, उच्च वसा और मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तैयार मृदु आहार। देखिए क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, निम्न में से तैयार मृदु आहार है। खिचड़ी, दलिया, साबूदाना खीर, सभी। तो सभी पे लगाइए, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में उन चीजों को, उन शब्दों को मेंशन करिए, बार बार मैं कहती हूँ। और आप जितना ही क्वेश्चन पूछेंगे, जितना ही उस क्वेश्चन का समाधान होगा, उतना ही ज्यादा आप समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो दूर होंगी, है ना। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, जब तक वैकेंसी नहीं आ रहा है, जब तक आयोग डेट शीट नहीं बना रहा है, तब तक आपके पास क्या है,
बहुत टाइम है, और इन टाइमों को टाइम टू अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करिए, ध्यान दीजिए, है ना। और अपने पेपर को क्या करिए, इजी बनाने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं भोजन देने के तरीके, है ना। क्या देखना है कि भोजन देने के तरीके। देखिए, भोजन देने के तरीके, रोगी को रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका मुंह से भोजन खिलाना है ना। कोई भी रोगी है, हम क्या करते हैं, मुंह से ही तो खाना खिलाते हैं भाई, और कोई तो तरीका नहीं है, तो मुंह से खिलाना है। परंतु ऐसे रोगी हो सकते हैं जिनके लिए चबाना, निगलना अर्थात घोटना, है ना, संभव नहीं है, संभव न हो। अर्थात यदि व्यक्ति बेहोश हो या उसकी आहार नली में कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दो विकल्प है। पहला विकल्प क्या है कि नली द्वारा भोजन ग्रहण कराना, है ना। और दूसरा विकल्प देख लीजिए कि क्या है, दूसरा विकल्प क्या है, बी, अंतःशिराओं से भोजन देना। नली द्वारा भोजन खिलाने से पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है। यह तरीका अंतःशिरा संभव की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। अब समझ लीजिए यहीं पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्यों इसे अच्छा कहा जा रहा है, जो नली द्वारा दिया जाता है। अब मान लीजिए आप अपने घर परिवार में नहीं कहीं देखे होंगे, तो फिर भी आपके कोई मित्र होंगे, कोई सहपाठी ऐसे होंगे, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मम्मी पापा ही कहीं किसी को देखने गए होंगे, तो आपको बताए होंगे कि नली द्वारा उन्हें भोजन दिया जा रहा है ना। तो जो देखिए, जो नली द्वारा भोजन दिया जाता है ना, आप देखते हैं ना कि उनके उनके नाक में नली डाल के ऐसे, और ये क्या, ग्लूकोज का बोतल चढ़ा दिया जाता है ना, है ना। तो उसी चीज को बताया जा रहा है, उसी नली द्वारा भोजन ग्रहण कराना किसके अपेक्षा अच्छा होता है, कि अंतः सिरा से भोजन देना। अब नली द्वारा क्या है कि यही जो नाक द्वारा, मुंह द्वारा आप पाइप देखते हैं ना, अर्थात वो ना ही चबा पा रहे हैं, चबाने में दिक्कत है, कुचलने में दिक्कत है, घोटने में दिक्कत है ना। ये चीजें वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है, नली द्वारा उन्हें दिया जाने लगता है भोजन। भाई पोषक तत्व तो उन्हें चाहिए। अब मुंह में इतने छाले पड़ गए हैं, जीभ या फिर कट गया है, या फिर ये जो घोटने वाला सिस्टम है, ग्रास नली है, ग्रसनी है, तो ग्रास नली और ग्रसनी द्वारा ही तो हमारा भोजन जाता है। उसमें कोई विकार पैदा हो गया है, उसी रास्ते तो जाएगा भोजन। तो नहीं, अगर हम घोट पा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो यही नली डाला जाता है, और इस नली के माध्यम से ही, देखिए दिया गया है कि नली के माध्यम से ही संपूर्ण भोजन। अब संपूर्ण भोजन का मतलब ये भी नहीं है कि रोटी छोला बिरयानी भी डाल दिया जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पोषक तत्व की बात कर रहा है कि सभी संपूर्ण भोजन के पोषक तत्व दे दिए जाते हैं। अब तरह तरह के सूप दे दिए जाएंगे, दाल का जूस दे दिया जाएगा, हल्के फुल्के, वो देखिए जो थोड़े रेशे वाले भी होते हैं ना, वो इससे चला जाएगा, वो उन्हें दे दिया जाएगा, है ना। तो ये चीजें हो जाएंगे। जबकि इसकी अपेक्षा क्या बताया कि अंतःशिरा से भोजन देना। यदि कोई व्यक्ति इससे ग्रसित है, तो इससे ग्रसित है, तो जब अंतःशिरा से दिया जाएगा ना, तो जान जाइए कि पाचन विकार भी है। पाचन विकार भी है। और अंतःशिरा का मतलब होता है ना, अब जब जो ये आपका हाथ है, जो आपका हाथ है, और देखते हैं ना ग्लूकोज का बोतल इधर टंग जाता है, टांगे रहते हैं, तो हाथ में जो आपके लगा के, सिरिंज के माध्यम से जो हाथ में लगा के आपको दिया जाता है ना ग्लूकोज वगैरह, तो उसमें तो आपको सूप और जूस तो पिलाया नहीं जाएगा, है ना। देखते हैं नॉनवेज वाले लोग होते हैं ना, तो नॉनवेज सूप दे दिया जाता है। मिल रहा है बेशक आपको 100% आपको प्रोटीन मिल जा रहा है ना, जो भी पोषक तत्व है, जब नॉनवेज सूप आपको ऐसे दे दिया जा रहा है, तो ये अच्छा है,
जो नली द्वारा बहुत लोग देख के घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, फिर भी ये अच्छा है। अगर चबा नहीं पा रहे हैं, कुचल नहीं पा रहे हैं, घोट नहीं पा रहे हैं, तो ये नली के माध्यम से दे दिया जाता है। द- तब दिक्कत की बात होती है कि जब जान जाइए पाचन क्रिया भी नहीं हो सकती, अंतः अर्थात देखिए, अंतः शिरा से भोजन दिया जाता है, अंतःशिरा से। और यही अंतःशिरा का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आपके ब्लड में उन पोषक तत्वों को दे दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज और दवा, तरह तरह की जो भी आपकी रोग में कमी है, जिन चीजों की कमी के वजह से आपको दिक्कत। अब देखिए विटामिन बी की कमी से क्या होता है, मुंह में छाले पड़ते हैं ना। विटामिन बी का सारे सोर्स अगर आप लेते रहिए, देखिए मैं पढ़ा चुकी हूँ कि विटामिन बी 8 पार्ट में है ना, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, है ना। 8 पार्ट में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ क्या क्या मिलता है। अगर विटामिन बी आप टोटल रहे हैं, तो कभी गारंटी है, इस चीज को पढ़ेंगे तो खुद समझेंगे कि कभी भी आपके मुंह में छाले पड़ नहीं सकते। भले ही आप कोई गर्म चीज खाइए, गरम चीज खाइए या फिर ठंडी, खैर ठंडी तो खाएंगे तो नहीं है पड़ेगी, लेकिन गरम कोई भी, काफी पीजिए, चाय पीजिए, गरम दूध पीजिए, गरम सूप पीजिए, गरम कोई भी चीज लीजिए, गरम गरम पूरी सब्जी हलवा सब खाइए, तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, विटामिन बी का सारे रिच सोर्स होने चाहिए, तो कभी मुंह में छाले नहीं पड़ते। और इसी विटामिन बी के ही कमी से ना आपको क्या होता है, ये होता है। और देखते हैं ना कभी कभी लोग क्या होते हैं, बीकासूल के पत्ते रखे रहते हैं, बीकासूल खाए जाते हैं। तो आप हरे सब्जियों में अपने पोषक तत्वों में इसे मेंशन करिए, ना दवा का प्रयोग करिए, है ना। तो ये देखिए जो ग्लूकोज है, मैं दूसरी लाइन पे फिर बढ़ गई। देखिए जो ग्लूकोज है और दवा है ना, तो ग्लूकोज और दवा के माध्यम से अंतःशिरा द्वारा ग्लूकोज और दवा के माध्यम से आपके क्या, रोगी के रोग को सही किया जाता है, उसे हम अंतःशिरा से भोजन देना कहते हैं, है ना। आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा तो तुरंत तुरंत लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए पहले। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नली द्वारा भोजन खिलाने में पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है। यह तरीका सिरा संभरण की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है ना। देखिए ये अधिक पसंद किया जाता है यदि जठरांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है। जठरांत वही मतलब पाचन पाचन क्षेत्र आपका कार्य कर रहा है, और व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वो सब पचा लेता है। देखिए अब समझ जाएंगे कि जठरांत्र का मतलब क्या होता है, कि पाचन क्रिया आपके पेट में अच्छे तरीके से जो भी आप पोषक तत्व ले रहे हैं, जो भी आहार ले रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो जा रहा है ना। तो जब डाइजेस्ट होगा तभी तो अवशोषण की क्रिया होगी, और अवशोषण होगा तो तभी सभी प्रकार के आपको पोषक तत्व आपके शरीर में जाएंगे। जब पाचन ही नहीं होगा, पाचन का मतलब होता है कि जब पाचन ही नहीं होगा, वो उगल देंगे, उल्टी कर देंगे, या फिर बार बार शौच जाना, जो कि अपचित भोज्य पदार्थ निकलता है, पानी जैसा जो निकलेगा, तो वही क्या होगा, आपको पोषक तत्व नहीं मिलेगा, है ना। तो अंतःशिरा द्वारा दिया जाता है कि रुके, किसी तरह आपके शरीर में किसी प्रकार का पोषक तत्व रुके, और जब पोषक तत्व रुकता है ना, तभी रिकवरी होता है। और क्या होता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स आपके वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, और जिससे रोगों को समाप्त करने में सहायता मिलती है, शरीर को कार्य करने में, है ना। मेन यही बात है यहाँ पे, है ना। जब पाचन ही नहीं होगा, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, अंतःशिरा द्वारा आपको पोषक तत्वों को देने लगते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया। यदि जठरांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है और व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वो सब पचा लेता है और अवशोषित कर लेता है। देखिए पाचन के बाद ही अवशोषण की क्रिया होती है, कि जो भी आप फल फ्रूट खाएं, उससे जो विटामिन मिलने वाला है वो विटामिन मिल गया, वो खनिज लवण मिल गया, वो वसा मिल गया, वसा से आपको जो ऊर्जा मिलने वाली है ऊर्जा मिली, कार्बोहाइड्रेट से जो आपको ऊर्जा मिलने वाली है वो ऊर्जा मिली, प्रोटीन से जो अमीनो अम्ल आपको पोषक तत्व मिलने वाला है वो मिल गया आपको। तो आपका जान जाइए कि अवशोषित हो गया। अवशोषित का मतलब आपके शरीर में वो पोषक तत्व चले गए, और जब शरीर के रक्त में पोषक तत्व गए ना, तो शरीर के प्रत्येक पार्ट में पहुंचे, और प्रत्येक पार्ट में जब पहुंचेंगे तो हर तरह का एनर्जी, हर तरह का पोषक तत्व मिलते ही क्या होगा, रोग अपने आप दूर होगा, है ना।
तो यही क्रिया होती है। अंतः शिरा संभरण का अर्थ है कि रोगी को पोषण विशेष विलयनों से दिया जाता है, जिसे शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। यही है यहाँ पे देखिए, ड्रिप द्वारा यहाँ पे लगा होता है ना स्विच एक, देखते हैं कभी वो नर्स आके इसे थोड़ा तेज करती हैं तो एक एक बूंद, दो दो बूंद और फास्ट गिरने लगता है। यहाँ से बूंद धीरे 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 आता है और आपके हाथ हाथ के रास्ते क्या होता है, ऐसे जाता है। तो वही सिराओं द्वारा दिया जाता है ना। अब आइए देखते हैं, ये चिरकालिक रोग की रोकथाम हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जहां ना समझ में आया कोई कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।